दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टारगेट जोन में। दोस्तों आज हम देखेंगे पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए भौतिक विज्ञान का 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हम लोग भौतिक विज्ञान का बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, वो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जूल। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा दूरी की, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि एम्पियर मात्रक है, यानी कि एम्पियर है वो किसका मात्रक है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा का, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न। देखिए कहता है कि पारसेक इकाई है, यानी कि पारसेक है वो किसकी इकाई है? तो पारसेक भी दूरी की इकाई है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दूरी की। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए पांचवा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है क्या चीज? ल्यूमेन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न में। देखिए छठा प्रश्न कहता है क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या होता है? क्यूरी होता है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए सातवां प्रश्न कहता है दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आठवां क्वेश्चन। देखिए कहता है कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला है वो किसका मात्रक है? तो कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योति तीव्रता का, यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए नौवां प्रश्न कहता है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, यानी कि किस ईस्वी में लागू की गई? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1971 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए 10वां प्रश्न कहता है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? दोस्तों खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस इकाई में मापते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कैलोरी में। क्या हो जाएगा? कैलोरी में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कैलोरी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 11वां प्रश्न कहता है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? दोस्तों जल में तैरना न्यूटन की किस गति नियम के कारण संभव है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तृतीय नियम, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, तृतीय नियम। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12वां सवाल कहता है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की एसआई मात्रा क्या होता है, यानी कि इस शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है, यानी कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, डायोप्टर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यानी कि डेसिबल है वो किसका मात्रक है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता का, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है एम्पियर नापने की इकाई है, यानी कि एम्पियर है वो किसकी इकाई है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा का, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। दोस्तों यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 16वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के
समान विमीय सूत्र नहीं है, यानी कि कौन कौन सा भौतिक राशि है आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है जिसका विमीय सूत्र है वो समान नहीं है, यानी कि एक तरह का विमीय सूत्र नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में बल एवं दाब, बी दिया हुआ है कार्य एवं ऊर्जा, सी दिया हुआ है आवेग एवं संवेग और डी दिया हुआ है भार एवं बल। अब देखिए बल का जो बीमा सूत्र होता है वो क्या होता है, तो बल का बीमा सूत्र होता है ML/T−2 होता है, ये बल का बीमा सूत्र होता है। और दाब का बीमा सूत्र क्या होता है, दाब का बीमा सूत्र होता है ML और T−2 होता है। अब देखिए बल और दाब का जो बीमा सूत्र है वो अलग अलग है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप लोग कार्य का और ऊर्जा का बीमा सूत्र देखेंगे तो दोनों का सेम होगा। उसके बाद आवेग का और संवेग का भी बीमा सूत्र सेम है और भार का और बल का भी बीमा सूत्र है वो सेम है, लेकिन बल और दाब का जो बीमा सूत्र है वो दोनों अलग अलग हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं 17वां क्वेश्चन को। देखिए ये भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा है। दोस्तों ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा क्या होता है, तो इसका बीमा होता है ML/T−3 और उसके बाद θ−1 होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 18वां क्वेश्चन को। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, यानी कि कौन सा मात्रा है वो सदिश है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में बल, बी दिया हुआ है चाल, सी दिया हुआ है ऊर्जा और डी दिया गया है तापमान। तो देखिए इसमें वेक्टर मात्रा कौन है, यानी कि सदिश राशि कौन है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा बल। दोस्तों बल है वो कैसा राशि है, तो सदिश राशि है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 19वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। कहता है कि कौन एक सदिश राशि नहीं है, मतलब कि वह अदिश राशि है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में संवेग, बी दिया हुआ है वेग, सी दिया हुआ है कोणीय वेग और डी दिया गया है द्रव्यमान। तो देखिए इसमें जो द्रव्यमान है वो अदिश राशि है, यानी कि यह सदिश राशि नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा द्रव्यमान। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से अदिश राशि है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा राशि है वो अदिश राशि है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में ऊर्जा, बी दिया हुआ है बल आघूर्ण, सी दिया हुआ है संवेग और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये भी उसी तरह का प्रश्न है, तो जल्दी से इसका जवाब आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चूंकि यह बहुत ही क्वेश्चन है वो आसान है, तो इसका जल्दी से आंसर है वो आप लोग कॉमेंट में दे दीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद का प्रश्न। देखिए किसमें क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा राशि है वो सदिश है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है संवेग, तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि संवेग है वो सदिश राशि है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा संवेग। और बाकी दाब ऊर्जा कार्य है ये सब अदिश राशि है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 22वां क्वेश्चन। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा राशि है वो सदिश नहीं है, यानी कि वह अदिश राशि है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया ए में विस्थापन, बी दिया गया है वेग, सी दिया गया है बल और डी दिया गया है आयतन। अब देखिए इसमें कौन सा राशि है वो सदिश नहीं है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आयतन। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो इसमें आपको सदिश राशि कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है वेग, और दोस्तों वेग है वो सदिश राशि है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी द्रव्यमान, समय, लंबाई ये सब अदिश राशि हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं 24वां प्रश्न। देखिए कहता है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि किस सूत्र के सहायता से हम लोग त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और ए बराबर क्या होता है, V-U/T होता है, यानी कि ये जो आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है यह त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, यानी कि कोई पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात निकालेंगे तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगा ये आपको बताना है। तो देखिए संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं और P बराबर क्या होता है, mv होता है, और वेग को हम लोग V से डिनोट करते हैं। और दोनों का अगर अनुपात निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर mv/mv करेंगे तो देखिए V से भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या चीज़, m बचाएगा, यानी कि m क्या है, तो द्रव्यमान है, तो यहाँ पर द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा द्रव्यमान। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 26वां क्वेश्चन कहता है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की
या का, यानी कि कोई वस्तु है वो स्वतंत्र रूप से शून्य में गिर रहा है, यानी कि निर्वात में कोई वस्तु है वो स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उसमें क्या समान होगा, गति समान होगा या फिर वेग समान होगा या फिर त्वरण समान होगा या फिर बल समान होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए जब भी हम लोग निर्वात में यानी कि शून्य में कोई वस्तु को हम लोग गिराएंगे तो क्या होगा, उसमें जो त्वरण होगा यानी कि उसमें जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो समान होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समान त्वरण होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 27वां क्वेश्चन को। देखिए कहता है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, यानी कि कोई लड़की है वो झूले पर बैठकर झूल रही है। कहता है कि उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल होगा, यानी कि अगर लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो उस दोलन का जो आवर्तकाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा यानी कि घट जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। अब देखिए इसी में आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक लड़की झूले पर झूल रही है और उस मतलब इस तरह से पूछेगा कि कोई लड़की झूले पर झूल रही है और एक लड़के की जगह पर अगर दो लड़की को झूले पर बैठा दिया जाए तो उसका जो दोलन का आवर्तकाल होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लड़की को मतलब कि एक लड़के की जगह पर अगर हम दो लड़के बैठाएंगे तो उसमें क्या होगा, द्रव्यमान चेंज होगा और द्रव्यमान चेंज होने पर जो आवर्तकाल है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अगर इस तरह से पूछेगा कि एक लड़की की जगह पर दो लड़की को बैठा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस प्रश्न में आपको यही ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं 28वां क्वेश्चन को। देखिए कहता है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कोई गोल मेज है और वह घूर्णन कर रहा है और कहता है कि इस मेज पर कोई लड़का बैठ जाता है, तो कहता है कि इस मेज का जो कोणीय वेग होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका जो कोणीय वेग होगा वो कम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो, यानी कि कोई वस्तु का वेग है उसको अगर दुगना कर दिया जाए तो कहता है कि ऑप्शन ए में दिया हुआ संवेग दुगना हो जाता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है संवेग दुगना हो जाता है, बी दिया गया है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उसके बाद सी दिया हुआ है उपयुक्त दोनों सही है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब कोई वस्तु का हम लोग वेग दुगना करेंगे तो क्या होगा, उसका संवेग भी दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी 4 गुना हो जाता है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए दोनों कैसे सही है, तो देखिए संवेग बराबर क्या होता है, तो एम भी होता है, यानी कि पी बराबर होता है एम भी। तो जब हम लोग वेग को दुगुना करेंगे तो इसका संवेग है वो भी 2 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर देखिए वेग को दुगुना करेंगे तो 1 से 2 कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि इसका गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, यानी कि कहता है कि कोई किसी पिंड है यानी कि कोई पिंड है उसका द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, इसका कारण क्या है, यानी कि क्यों अंतर होता है। अब देखिए तो देखिए द्रव्यमान है उसका मान कहीं पर भी चेंज नहीं होता, यानी कि जितना द्रव्यमान पृथ्वी पर है उतना ही द्रव्यमान किसी वस्तु का चंद्रमा पर भी होगा, लेकिन भार में परिवर्तन होता है। यानी कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वह कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि यह देखिए मान है वो चेंज होता है, लेकिन अगर द्रव्यमान 6 kg है यहाँ पर तो वहाँ पर भी द्रव्यमान कितना होगा, 6 kg ही होगा। तो इसको आपको याद रखना है, द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार है वो परिवर्तनीय होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।